नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जी की जयंती है। कोई ऐसा दल नहीं है जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की दुहाई नहीं देता हो। कोई ऐसा दल नहीं है जो नहीं कहता हो कि गांधी जी उसके आदर्श हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? गांधी के ज़माने की राजनीति क्या थी, उसका रूप क्या था, स्वरूप क्या था, चरित्र क्या था, और आज की जो राजनीति है उसके स्वरूप क्या है, उसका चरित्र क्या है, एक आपसे छुपा हुआ बात नहीं है। लेकिन आज चूंकि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, गांधी जी को लोग याद कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा जरूरी लगता है। करीब 50-55 साल पूर्व धर्मयुग हिंदी साप्ताहिक के विख्यात संपादक धर्मवीर भारती ने एक आलेख लिखा था, चीनी आक्रमण के तुरंत पूर्व का भारत, बौद्धिक चेतना का एक सर्वेक्षण। उन्होंने इस आलेख में आज़ादी के बाद गांधी युग के अवसान और नए युग की आहट को आज़ादी के पूर्व की राजनीति और बाद की राजनीति में आए फर्क के जरिए रेखांकित किया था। उन्होंने अपने आलेख में युग बदलने की अपनी समझ को स्पष्ट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया था, सत्याग्रही राजनीति और सत्याग्रही राजनीति। अनजाने में ही एक युग खत्म हो गया है, दूसरा युग शुरू हो चुका है। इस युग को क्या नाम दिया जाए, ये बहस का सवाल है। इस नए युग की आहट को, घटना चक्र को संपन्न राष्ट्र की दृष्टि से समूचे इतिहास के संदर्भ में न देखकर हम इसे वर्तमान संदर्भ में देखें, पहचानें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु है, ये साबित करने में लगा है कि वह अनिवार्य है और वही पर्याप्त है। उसके बाहर, उसके बाद कुछ भी नहीं है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चुनाचे जरूरी है कि हम उनकी मन की बात सुने और उस पर यकीन रखें, यकीन करें, सवाल न उठाएं। अब एक ऐसी ही स्थिति हावी होने लगी है कि जो कुछ जैसा स्थापित है उसे उसकी सारी असंगतियों, विषमताओं और खोखले समझौतों के साथ ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपने जरा भी बौद्धिक सक्रियता दिखाई, चिंतन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, तो समझ लीजिए कि आप गए काम से, या फिर आ गए सरकार के निशाने पर। देशभक्ति और राजभक्ति शब्दों को एक दूसरे के पूरक और पर्याय सिद्ध किए जा रहे हैं। कोई इस पर असहमति जताने की जुर्रत करेगा तो उसकी खैर नहीं। आज़ादी के 2 दशक बाद से, नेहरू के अवसान के बाद से हमारे देश के बौद्धिक वातावरण में जो विचित्र प्रकार की निष्क्रियता, बंधाव और पीटी हुई लकीर पर चलने की भावना पनपी है, जो परिपाटी चली है, वह मोदी उदय के नई बुलंदियों को छू रही है। अब यह वातावरण स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के, यानी गांधी युग के वातावरण से बिल्कुल अलग है। उस वक्त इतिहास की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और हर आदमी समूचे देश का प्रतीक था। गांधी ने हमें बार बार यह बताया कि देश सिर्फ जमीन या नक्शे को नहीं कहते हैं, देश का हर जीवित प्राणी मुजस्सम देश है। लेकिन आज़ादी के 2 दशक के बाद से जिस नए युग का संचरण हुआ है वह बिल्कुल अलग है, उल्टा है। अब देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही देश का प्रतीक है। वह इतिहास को जैसे समझता है, जैसे समझाता है, जैसे सुलझाता है, वैसे ही उलझाता है। केवल वही मूल्यवान है। पहले भावना थी कि अब भारत यानी मैं, यानी आप, यानी वह, यानी हम सब भारतवासी। लेकिन अब भारतीयता की अवधारणा बदल चुकी है। भारत यानी नेहरू, उसके बाद इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और अब मोदी इज इंडिया की अवधारणा हावी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। आज गांधी जी की जयंती है, लेकिन क्या हमने ये समझने की कोशिश की है? आज़ादी की लड़ाई के अंतिम 30 सालों तक भारत का नेतृत्व करने वाले इतिहास पुरुषों की कतार में सबसे आगे रहने वाले गांधी जी की जीवन दृष्टि क्या है या क्या थी? इतिहास के दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक गांधी को वैष्णवता और एक उत्तराधिकार मिला था। उसे उन्होंने जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म चिंतनों के श्रेष्ठतम मूल्यों के संस्कारों से समन्वित किया था। उस दृष्टि को उन्होंने राजनीति में प्रतिष्ठित कर राजनीति को ही एक नई सार्थकता दी थी। गांधी जी के पहले राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने और उसे सुरक्षित रखने का कौशल मात्र थी। उसका जीवन शाश्वत नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं था। गांधी ने राजनीति को नैतिक मूल्यों से विच्छिन्न नहीं किया, बल्कि उसे बिना शर्त उनके अधीन रखा।
मरण स्वीकार किया, सारा देश मिट जाए लेकिन हमारी निष्ठा की आन पर आंच नहीं आनी चाहिए। गांधी जी की जीवन दृष्टि में राजनीति एक मूल्यपरक साधना थी, इसलिए राजनीति की उस धारणा में ईमानदारी थी, सच्चाई थी और मूल्यबोध का बहुत बड़ा स्थान था। अब तो सत्तान्वेषी और सत्याग्रही राजनीति का दौर चल रहा है। अब अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए अपने चारों ओर ऐसा प्रभाव मंडल बुन चुका है कि प्रतिपक्षी को आलोचना का कोई मौका ही न मिले। अब अपनी गलती स्वीकार करने की परिपाटी ही खत्म हो चुकी है। आप एक बात जान लीजिए कि जब कोई भी नेता या व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपनी बड़ी से बड़ी गलती को स्वीकार करने लगता है तो तभी वो विश्वसनीय बनता है, तभी उसका जो इमेज है भरोसेमंद बनता है। लेकिन जब अपनी बड़ी से बड़ी गलती तो छोड़ दीजिए, जब छोटी से छोटी गलती को भी नेता छिपाने लगता है तो वहीं से अविश्वास का युग पैदा होता है। गांधी युग में एक शब्द प्रचलित हुआ था, सत्याग्रह। उस शब्द ने देश के एक एक व्यक्ति में एक निष्ठा जगाई। उस शब्द की गरिमा थी जो संकल्प युक्त आचरण से समर्थित थी। ऐसा आचरण जो गलत और सिद्धांत ही विहीन समझौते करने के लिए तैयार नहीं था। साधन और साध्य के मामले में, सत्य के मामले में और अन्य कितनी ही दिशाओं में उस जीवन दृष्टि के प्रवर्तक ने जो सही समझा उससे तिल भर हटा नहीं, और जब जिसे गलत समझा उसे तृण की भांति त्याग दिया, रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। गांधी ने सत्याग्रह को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। अपने कर्म और क्रिया, अपने व्यवहार और आचरण से इस शस्त्र की सीमा संभावना को उकेरने वाले शास्त्र को सूत्रबद्ध किया। उसके कई सूत्र उनके युग में प्रकट हुए। जैसे सत्याग्रह तभी कारगर शस्त्र बन सकता है जब वह हर उस व्यक्ति में जीवन के प्रति स्वाधीनता, समता और बंधुता की समझ पैदा करे जिसे परिवर्तन की जरूरत है। यह समझ सत्याग्रह के शास्त्र की खोज करने और उस पर अमल करने का हौसला पैदा करता है। तभी सत्याग्रह शस्त्र का इस्तेमाल सफल हो सकता है, वरना इसका कोई अर्थ नहीं है। सत्य के आग्रह से जुड़ा हर संघर्ष अहिंसा के जरिए ही सफलता की ओर बढ़ सकता है। अहिंसा के जरिए शत्रु को मारने की युद्ध नीति पर ही पहला प्रभार होता है। किसी भी संघर्ष में कोई बाहरी हथियार किसी व्यक्ति के अंदर के भय को पैदा होने से नहीं रोक सकता है। सत्याग्रही राजनीति में सत्य पर आग्रह रखने वाला चिंतन और जीवन दृष्टि ईमानदारी की मांग करते हैं, जो आज के नेताओं में नहीं है। और सत्याग्रही राजनीति में सत्याग्रह तरीका क्या है आप सब जानते हैं। सत्याग्रह का तरीका, उसका चिंतन और उसका दृष्टि नितांत अलग होता है। बाहर से खूबसूरत चेहरे, मुखौटे और ज्योतिमंडल जितने बढ़ते जाते हैं, अंदर से कहीं उतना ही खोखलापन, सामर्थ्यहीनता, संकल्पहीनता, निष्फल और शून्य होता जाता है। आंतरिक असंगतियों की उलझन में अंदर से आत्मविश्लेषण और सच्चाई को जानने और खोजने समझने की आकुलता लगभग समाप्त हो जाती है। अंदर अंतरात्मा की उस बंद हुई आवाज को भुलाने के लिए हम बाहर बोलना शुरू करते हैं, ढोंग करते हैं और फिर इस कदर बोलने लगते हैं कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं रहता कि हमने क्या बोल दिया, और आगे चलकर हम अपने पहले बोले हुए वक्तव्यों का खंडन करते हैं और उसका निराकरण हमें करना पड़ता है। जब चिंतन गौण हो जाए, चंद नारे दर्शन और विचारों का स्थान लेने लगे, जब चंद खूबसूरत शब्दों से अंदर का खोखलापन ढकने की कोशिश शुरू हो जाए और जब शब्दों के पीछे आचरण, निष्ठा, चिंतन के लिए कोई स्थान न बचे, तो समझिए सत्याग्रह खत्म, सत्याग्रह शुरू हो गया है। यानी नाम लिया जाएगा प्रजातंत्र का, जमहूरियत का, साधारण जनता का, और किया जाएगा वो सब जो व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देता है, प्रजातंत्र की उन्मुक्त चेतना को धीरे धीरे संकुचित और कुंठित बनाता है। मानस में एक संवेदनहीनता जड़ पैदा कर दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जीवन दृष्टि को उलझा दे और मूल्यबोध को धुंधला बना दे, यानी हमारी मनोभूमि को बंजर, पथरीली और बियावान बना दे। ये है बदलाव आज की राजनीति का। गांधी की टेक थी, जब तक मैं न जान लूं कि यह सच है, मैं इस रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
यह गांधी के आत्मविश्वास का प्रमाण था, लाचारी नहीं थी। क्या आज के रहबरों का नेतृत्व वही आत्मविश्वास कर रहा है? आज जो नायक नेतृत्व की अगली कतार में खड़ा है, उन्होंने जो जीवन दृष्टि अपनाई है, उस जीवन दृष्टि ने जो रास्ता अपनाया है, क्या वह भी सत्याग्रह मार्ग है? क्या जोर शोर से उद्वेशित पहले वाली नीतियां, इतिहास की पिछली व्याख्याएं जो बदली गई हैं, वे सत्य के आग्रह के लिए बनी हैं? बिल्कुल नहीं। आज की जवान और नई पीढ़ी की नाराजगी, निराशा, बेचैनी और उत्तेजना में निहित नकारात्मकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आम जन की असहाय याचक जैसी जो छवि बनी है। सवाल तो ये है कि आज़ादी के बाद से आज तक देश में गांधी के नाम पर सत्याग्रह को किस रूप में स्वीकार किया गया और किया जा रहा है? प्रेरणा के रूप में या मजबूरी के रूप में, मुखौटा के रूप में या मोहरा के रूप में? ये सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, जिसका जवाब आपको, हमको, सबको ढूंढना पड़ेगा। आज 21वीं सदी में भारत का लोकतंत्र विकास के जिस पथ पर चल रहा है, उसमें क्या इस दुर्भाग्य से मुक्ति की उम्मीद की जा सकती है? आजादी के 2 दशक बाद से इतिहास के घटना चक्र के संदर्भ में जो कुछ सवाल के रूप में प्रस्तुत था, वह आज समस्या नहीं बल्कि संकट बनकर हमारे सामने आ चुका है। इस स्थिति परिस्थिति का तोड़ या समाधान क्या कुछ है, इस पर चिंतन करना होगा। इस समझ से शुरू के सिवा कि वास्तविक संकट मूल्यों का है, जीवन दृष्टि का है। हर नायक जनता के प्रति अपनी समझ को टटोले, उसमें सुधार करे, उसमें परिवर्तन लाए, तो सामान्य जन की जागृति चेतना उनके लिए एक नए उत्साह, गहन निष्ठा, निर्भीक साहस और स्पष्ट विवेचना की भूमिका बना सकती है। तब वर्तमान स्थिति परिस्थिति देश के बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। राजनीति की दृष्टि से अर्थशास्त्री आर्थिक दिशाओं को विभिन्न और दृष्टिकोण से बौद्धिक जमातें एवं साहित्यकार, इतिहासकार, सामान्य जन के साथ जीवन दृष्टि का सम्यक आकलन करेगा तो समाधान या रास्ता निकलेगा। इसकी पहचान किए बिना, इसको साधे बिना क्या कोई ऐसा बदलाव संभव है? बिल्कुल नहीं। जिसको पूरा देश समाज विकास का पर्याय माने, वही सबसे बड़ा सवाल है। तो जो मूल बदलाव है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के दिन भी अगर हम ये संकल्प न लें कि गांधी के सिद्धांतों पर चलेंगे, पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से भी कदम बढ़ाएंगे, तब तक इस शताब्दी या मुझे लगता है कि जयंती को मनाने का कोई मतलब नहीं है। कल के नेता में और आज के नेता में क्या फर्क है, ये आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से नेहरू भारत के प्रतीक बन गए थे, उसके बाद इंदिरा इंडिया के प्रतीक बन गई थी, और अब मोदी जी भारत के प्रतीक बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि देश सबसे बड़ा होता है, न कि व्यक्ति। तो जो व्यक्ति देश से बड़ा बनने लगा है अब, या उसे हम बड़ा बनाने लगे हैं, देश से बड़ा व्यक्ति को बनाने लगे हैं, उस जो भावना है उसको मिटाना होगा। और गांधी के जो सिद्धांत थे, जो सत्याग्रह थे, उसको अपनाना पड़ेगा। नहीं तो सत्याग्रही जो राजनीति हो रही है उसमें हम कहाँ बहकर चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा गंभीर लगेगा, थोड़ा अजीब भी लग सकता है और थोड़ा ऊपर से होकर भी गुजर सकता है, लेकिन अगर अच्छा लगे, थोड़ी भी बात समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप तक हमारी ताज़ा तरीन खबरें पहुंचेंगी। नमस्कार।